हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका इंट्रो और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ा दिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नेम है व्हाट इज एटम। Have you ever observed a mason building walls from collection? From these walls are room and then collection of rooms to form a building. यानी आप लोगों को कभी कभी ये आया होगा जानने के लिए मन में कि अरे कैसे ये एक बिल्डिंग बन जाती है। जब हम लोग दीवार दीवार से खड़ी करते हैं एक मंजिल, फिर उसके बाद एक और मंजिल बनाते हैं, फिर एक और मंजिल बनाते हैं, धीरे धीरे वो हमारा एक फ्लैट बन जाता है। फिर वो देखने में नीचे से कैसा लगता है, एक बिल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग एक एक करके एक रूम बनाते जाते हैं तो जब इसका एक कलेक्शन हो जाता है, यानी इनका एक साथ जब एक लाइन में ये लगातार बनते जाते हैं तो इनका कलेक्शन हो जाता है, जहाँ पे काफी सारे रूम्स बन जाते हैं, तो वहां पे हमारी उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, हमारी बिल्डिंग। वॉट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूब बिल्डिंग, यानी इसमें बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होता है जिससे आपकी ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बन जाती है। वॉट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंटी हील, यानी आपके पास इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि आपकी जो एंटी हील है उसका क्या मतलब है। इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर एंड एटम्स, यानी ये एक छोटा ग्रेन है, यानी बहुत छोटा कण मान लीजिए, या उसका थोड़ी सी रेत मान लीजिए, सैंड है। जैसे कि आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपके पास ईंटें होती हैं, वैसे ही सारे मैटर्स की या फिर एटम्स की। हाउ बिग आर एटम्स, यानी हमारे एटम्स कितने बड़े हो सकते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन ऑन कंपेयर विद, यानी हमारे जो एटम्स होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं और काफी ज्यादा स्मॉलर होते हैं, जो कि हमारी सोच से भी ज्यादा छोटे होंगे, और हम इनको किसी के भी साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर वेरीली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर, यानी बहुत समय पहले जो आपके एटम्स थे, नहीं हाँ, बहुत सारे जब एटम्स थे, आपके मिलियंस ऑफ एटम्स एक स्टैक में, यानी एक लाइन में जब लग जाते हैं तो ये एक मोटी लेयर बना लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि ये सारी लेयर बन जाती हैं एक साथ तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, थिक एज द शीट ऑफ पेपर। जैसे एक पेपर की शीट हो गई हमारे पास, जैसे आप लोगों के पास ये शीट हो गई पेपर की, उसी तरीके से जब हमारे जो एटम्स होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं तो एक हमारी पेपर की शीट बना देते हैं। कुछ इस टाइप की आपकी पेपर की शीट होती है, ये A4 साइज शीट है, इसी तरीके से कुछ शीट बन जाती है। जैसा कुछ इस स्ट्रक्चर में है वैसे ही ये वाली शीट है, बस फर्क इतना है ये कलरफुल नहीं है। तो इसमें जब आपकी बन जाती है तो एक थिक शीट बन जाती है पेपर की, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो आपकी बात करिए, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, यानी आपका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो किस में मापा जाता है, नैनोमीटर्स में नापा जाता है, या उसे मापा तो सॉरी लिक्विड में होता है, नापा जाता है। 1/10 की पावर 9 मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर। अब इसके रिलेटिव साइज के बारे में बात करी जाए, रेडियाई इन मीटर, एग्जाम्पल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें 10 टू दी पावर -10 हो गया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एटम ऑफ हाइड्रोजन का। 10 × 10⁻⁹ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 10 टू दी पावर -8 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। 10 टू दी पावर -4 ग्रेन ऑफ सैंड, यानी एक रेत के कण का रेडिमीटर हो गया, रेडाई मीटर। 10 की पावर -2 ये एंट का हो गया आपका। 10 की पावर -1 वाटरमेलन का हो गया, सीड का होगा शायद। We might think that if
atoms are so insignificant in size, why would we care about them? This is because our entire world made up of atom. यानी कभी आप लोगों ने ये सोचा तो होगा कि जो हमारा एटम्स होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है साइज में। तो आपके मन में भी कभी बात आई होगी कि क्यों हम उसके बारे में केयर करते हैं इतनी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एंटायर वर्ल्ड है वो सब एटम से ही मिलकर बना है। We may not able to see them, यानी हम इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की। बट दे आर देयर, यानी पर ये हमारे आसपास होते हैं, हर चीज में होते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू, यानी ये हम पे तुरंत हर समय अपना प्रभाव डालते रहते हैं जब भी हम काम करते हैं कुछ भी। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स, यानी जो आजकल का आधुनिक जमाना आ गया है इसमें हमारे पास नई नई तकनीकें आ गई हैं। तो आज के जमाने में हम नई नई मैग्नीफाइड इमेज ला सकते हैं सरफेस पे एलिमेंट की, जिसमें आपके एटम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नीचे है एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। अब बात करी जाए नीचे वाला आगे एक टॉपिक, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। Dalton was the first scientist to use the symbols for element in a very specific sense, यानी आपके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेल्टन। वो एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिंबल बनाए थे एलिमेंट के जो काफी स्पेसिफिक सेंस के साथ थे, यानी एग्जैक्ट उन लोगों ने जो भी बनाई थी चीजें वो एग्जैक्ट वेरीफाई कर रही थी, आपका वहां अप्लाई हो रही थी वो सारी चीजें। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of element, यानी जब भी इन्होंने किसी सिंबल को दर्शाने के लिए किसी एलिमेंट को बताया तो उन्होंने हाल के हाल ये भी बताया कि जो हमारा एलिमेंट होना चाहिए वो एक हद तक मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें लेना है 8.5 ग्राम और आप ले रहे हैं 10.8 ग्राम, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्यूरेट चीज होती है किसी भी चीज की। अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको उसमें ग्राम बताया जाता है कि इतने ग्राम HCl को, इतने ग्राम क्लोराइड को, इन सबको पाउडर में फॉर्म में होते हैं या ये सॉलिड फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म में जो केमिकल होते हैं उन्हें इस वेट पे लेना है, फिर आपको उसका एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आपकी मात्रा कम होगी तो भी आपका एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा और ज्यादा होगी तो आपको एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है जिससे आपको हर्ट हो सकता है, चोट भी लग सकती है। दैट इज वन एटम ऑफ द एलिमेंट बर्जीलस सजेस्टेड दैट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट be made from one or two letters of the name of the element, यानी जो आपके बर्जीलस थे उन्होंने सजेस्ट करा था जो आपके सिंबल्स ऑफ एलिमेंट हैं वो एक या दो लेटरों से मिलकर बने हैं। तो आपका हाइड्रोजन का इन्होंने कौन सा सिंबल दिया? ये वाला, एक सर्कल बना दिया, उसमें डॉट बना दिया, ये हाइड्रोजन हो गया। सर्कल बना दिया, 3 लाइन बना दी, ये फॉस्फोरस हो गया। सर्कल बना दिया, उसमें सी लिख दिया, ये आपका कॉपर बताया इन्होंने। सर्कल बना दिया, इसमें लाइनें कर दी वॉच जैसी कुछ, जी बना दिया, ये गोल्ड हो गया। ये कार्बन का सिंबल हो गया, ये सल्फर का सिंबल हो गया, ये लेड का हो गया, ये प्लेटिना का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये आयरन का हो गया, ये सिल्वर का हो गया और ये मरकरी का हो गया। सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स आर प्रपोज्ड बाय डेल्टन्स, यानी ये कुछ सिंबल थे जो हमें डेल्टन ने बताए थे। In the beginning, the names of elements were derived from the name of place where they were found in the first time, यानी जब आपके पहली बार जब शुरुआत हुई थी इन एलिमेंट्स के नेम के बारे में, तो जो आपके एलिमेंट जहां से भी जिस भी जगह से मिले थे उस जगह का जो नाम था, इनके नाम वहां से लिए गए थे पहली बार जब। फॉर एग्जाम्पल, द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम क्राइपस, यानी जो आपका कॉपर का नेम था वो कहां से लिया गया था? क्राइपस से। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, यानी जो आपके कुछ नाम थे वो स्पेसिफिक कलर से लिए गए थे। एग्जाम्पल, गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड
meaning yellow. Nowadays, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, ये आपकी IUPAC की फुल फॉर्म होती है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आपकी IUPAC की फुल फॉर्म हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं। इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, यानी आपकी IUPAC एक ऐसी ऑथोराइज्ड इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये एक तरीके की पूरी सिविलाइजेशन करती है। जो आपकी सिविलाइजेशन होती है उसमें आपके पास अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें हर किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो आपका डिपार्टमेंट IUPAC का किससे रिलेट करता है? आपके एलिमेंट्स को अप्रूवल देने के लिए, ये अप्रूव्स कराते हैं इनके नाम। यानी अगर आपने कोई नाम रखा है तो आपको सबसे पहले IUPAC से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब ये आपको ऑथोराइज कर देंगे वहां से, तब आप अपने एलिमेंट का नाम रख सकते हैं। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश, यानी ज्यादातर आपके लेटर्स हैं जो सिंबल्स के, पहला या दूसरा लेटर्स, वो ज्यादातर आपका इंग्लिश से ही लिया गया है। The first letter of a symbol is always written as capital letter, uppercase, and the second letter as a small letter, lowercase। यानी जो आपका लेटर का जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं जो आपका अपर केस में होता है, और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लिखते हैं क्योंकि वो लोअर केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग लिखेंगे हाइड्रोजन तो H लिखेंगे, एल्युमिनियम लिखेंगे एल्यूमिनियम तो आपका A लिखेंगे, फिर आप लोग L लिख देंगे स्मॉल वाला, एंड नॉट AL। यानी अगर आप लोग ये वाला लिखेंगे तो ये राइट है, ये वाला लिखेंगे तो रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि जो आपका कैपिटल लेटर पहला वाला होना चाहिए और दूसरा वाला लेटर कौन सा होना चाहिए? स्मॉल। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। इसमें एक रह गया कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO होता है, ना कि ये बड़ा वाला कैपिटल CO। तो इसी तरीके से ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो तो आप बताइए कि जैसे ZN है, जैसे आपका एक एग्जांपल हो गया, मैंने जिंक ले लिया, तो जिंक को क्या लिखते हैं आप लोग? ZN। जेड तो नहीं लिख के छोड़ देते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया इसमें जिंक, तो जिंक का क्या क्या हो सकता है? एक ZN हो गया और इनके अनुसार एक ये वाला हो गया। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? राइट। ये वाला कौन सा हो जाएगा? रॉन्ग। यानी आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये मैंने जिंक लिखा है, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल करा दिया है मैंने। तो आपके ज्यादातर वर्ड्स आपके इंग्लिश में से लिए गए थे। आगे बात करते हैं सिंपल ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट लेटर नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। एग्जांपल्स आर फर्स्ट क्लोरीन, जिंक, ZN एक्सेट्रा। यानी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास क्लोरीन और जिंक, जिनके पहले एलिमेंट के लेटर तो बड़े हैं, दूसरे छोटे हो गए। इसका एक एग्जांपल आपके पास हो गया जिंक और क्लोरीन, Cl। अदर सिंबल्स हैव टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट लैटिन, जर्मन और ग्रीक। यानी आपके जो जो नेम लिए गए थे एलिमेंट्स के, लैटिन से लिए गए थे, जर्मन से, ग्रीक से। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल ऑफ आयरन Fe from its Latin name ferrum, sodium is Na from natrium, potassium K from kalium। Therefore each element has a name, unique chemical symbol। यानी आपके ज्यादातर नेम्स किससे लिए गए हैं? लैटिन वर्ड से। जैसे जर्मन और ग्रीक लैंग्वेज हो गई, लैटिन से आपका नेम था आयरन का फेरम, तो आपने उसको क्या लिया? Fe। सोडियम का आपका ना आप लोग क्या सिंबल लगाते हैं? Na लगाते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं नेट्रियम लैटिन में या ग्रीक में, लैटिन में। पोटेशियम का के हम लोग सिंबल लेते हैं, पर उसका जो नाम है लैटिन में वो है कैलियम। तो ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स के अनोखे अनोखे नाम है, ये सब आपके इसी तरीके से सिंबल से लिए गए हैं। अब बात करते हैं इसमें आगे, पासेज ऑफ टाइम एंड रिपीटेड uses you will automatically be able to reproduce the symbol। यानी समय के साथ साथ जब आप लोग रिपीट करते जाएंगे इन एलिमेंट्स को
तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली आप इसके सिंबल्स रिप्रोड्यूस खुद से भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और आप लोग लाइक जरूर करिए, जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि आप लोगों की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अगर आप लोगों को मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसको और बेटर कर सकता हूँ। और अगर आप लोगों को इसकी एक्टिविटीज का एक वीडियो चाहिए सेपरेट, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए उस पर एक सेपरेट पार्ट लाऊंगा। थैंक यू।